साहित्य संस्कृति की दुनिया में अपने किसी साहित्यकार, किसी पत्रकार का नाम अपने शहर, अपने गांव से जोड़ करके अपना नाम रख लेना एक पुरानी परंपरा है। आजमगढ़ के रहने वाले कैफ़ी आज़मी साहब ने अपना नाम कैफ़ी आज़मी रखा। साहिर लुधियानवी लुधियाना के रहने वाले हैं और अपने बिहार में बेनीपुर के रहने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। हमारे पलामू में श्री राम डाल्टन अब एक जाना पहचाना नाम है फिल्म दुनिया में, और श्री राम डाल्टन अपने गांव, अपने शहर डाल्टनगंज आए हुए हैं और कैपिटल न्यूज़ के लिए श्री राम डाल्टन से बातचीत करने के लिए मैं उनके आवास पर आया हूँ। कैपिटल न्यूज़ के लिए श्री राम डाल्टन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको धन्यवाद, कैपिटल न्यूज़ को धन्यवाद। श्री राम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पलामू में, डाल्टनगंज में, जहाँ पर कि ललित कला, फाइन आर्ट्स सीखने की कोई बहुत संस्थान नहीं थे, वहाँ पर आपने अपने को हम जो जानकारी हमारे पास है कि आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया, तो यह फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में अपना एकेडमिक करियर बनाने की आपको कैसे सूझी? बचपन से मैं ड्राइंग वगैरह करता तो था, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेन टीचर और इस तरह का माहौल नहीं था, तो समझ में नहीं आता था कैसे करें, क्या करें। तो फिल्मों वगैरह में और अलग अलग जगहों पे जो थोड़ा बहुत देखा था कि कोई पेंटर है तो वो ईजल उठा करके, बोर्ड लगा करके, कलर ले करके कोई लैंडस्केप की पेंटिंग करता है, तो वो एक खुमारी था दिमाग में कि अच्छा पेंटर लोग ऐसा करते हैं। तो मैंने भी कोशिश की, तो इस तरह का एक बोर्ड ले करके और शहर के अलग अलग हिस्सों पे साइकिल पे बोर्ड डाल करके कहीं जाता नदी किनारे या कोई भी एक लोकेशन पे और अकेले बैठ के ड्रॉ करता। लेकिन वो बहुत अमेच्योर, वो पूरा मेरा पैच ड्राइंग वो सब होता था। तो ये तो समझ में आता था कि मतलब ये मैं बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि जब पेंसिल ड्राइंग करता था तो पेंसिल ड्राइंग में अब चूँकि एक पेंसिल का मामला होता था, तो उस एक पेंसिल के नोक से क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं, क्या शेडिंग कर सकते हैं, उसमें मैं मैक्सिमम परफेक्शन की कोशिश करता था और वो अचीव करता था। तो वहाँ सेटिस्फैक्शन होता था इस बात का कि नहीं मैं बेहतर कर तो सकता हूँ, लेकिन बाकी जो प्रोसेस है कलर में और कैनवास के साथ किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाए, कैसे उसका बेहतर इस्तेमाल किया जाए, उसकी समझ तो नहीं थी। मेरे पापा ने, मतलब ये इस क्षेत्र में अगर मैं आगे बढ़ पाया हूँ तो ये पूरा क्रेडिट मैं अपने पापा को देता हूँ कि उन्होंने उस समय मेरे इस आर्ट को, इस कला पक्ष को मेरे व्यक्तित्व में इन्होंने महत्व दिया और मुझे इन्होंने प्रोत्साहित किया। मुझे एक बार लेकर के ये मैं 8th क्लास में था, तो गांधी मैदान पटना में कोई हड़ताल वगैरह के लिए जुलूस वगैरह ये लोग कर रहे थे, तो यहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट से ढेर सारे कर्मचारी सब जा रहे थे, तो पापा मुझे ले गए। पापा का एजेंडा क्लियर था, मतलब वो बाकी इनका धरना प्रदर्शन और वो सब तो था ही, पापा को मुझे पटना आर्ट कॉलेज घुमाना था। वो मुझे ले कर के गए और वो पटना आर्ट कॉलेज में मैंने लोगों का काम वाम देखा और आँख के सामने कैसे वो लोग काम करते हैं, तो वो मुझे एकदम से महसूस हुआ कि अच्छा ये तरीका है। फिर बाद में जब मैंने 10th 12th कर लिया, उसके बाद ही पापा ने मुझे एक बार BHU मुझे ले कर के गए और वहाँ का फाइन आर्ट्स मुझे घुमाए, देखा, समझा, तो ये समझ में आया कि अच्छा कला की दुनिया इधर है और ये रास्ते हैं। फिर वो मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया और फिर वो उस दिशा में फाइन आर्ट्स के थ्रू कला से जुड़ा, तो फिर उसका अगला एक पक्ष कला का जो एक सबसे बड़ा इस्तेमाल मुझे जो माध्यम में दिखता है
वो सिनेमा में दिखता है। उस समय भी सब लोगों के बीच में चर्चा था, और वो एक दौर था 97 टू 2002 में BHU में था। तो उस दौरान मैंने वहाँ बनारस में फिल्म सोसाइटी वगैरह से भी मैं जुड़ा, खूब ढेर सारी फ़ोटोग्राफी की, बहुत सारे एग्जीबिशंस किए, और वहाँ के जो भी बहुत जाने माने साहित्यकार वगैरह थे, उन लोगों की कविताओं को अपने फ़ोटोग्राफ्स के साथ में कंपोज़ करता था, और उन कविताओं और फ़ोटोग्राफ्स को मैं शोज़ वगैरह करता था। तो वो एक सिनेमा की तरफ बढ़ता हुआ कदम था। तो ये पूरा इस तरह से एक रास्ता बना है। फिर उसके बाद BHU से बनारस जाना, अरे बनारस से मुंबई जाना, और फिर सिनेमा की तरफ बढ़ना, तो ये रहा। निश्चित रूप से श्री राम, एक व्यक्ति के तौर पर आप सब कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन आपकी एक जिम्मेवारी भी बनती है कि पलामू में जो बच्चे फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको स्थानीय तौर पर एक अच्छी शिक्षा मिले फाइन आर्ट्स की। तो यहाँ पर दो शिक्षक, दो तीन जो मैं जानता हूँ, संभव है कि और भी ज़्यादा लोग होंगे। एक से नैयर जमाल साहब सिखाते हैं, और एक अमन चक्र सिखाता है। तो वो लोग जो सिखा रहे हैं, उसमें जो अगर कोई गुणात्मक सुधार की ज़रूरत है, तो उसमें आप कभी उन लोगों का प्रयोग आपने देखने की कोशिश, क्योंकि आप एक फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी रहे हैं, BHU जैसे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं, तो उस तुलना में यहाँ के बच्चे को क्वालिटेटिव गुणात्मक शिक्षा मिले इस दिशा में, तो इसमें कोई सुधार की अगर कोई गुंजाइश आप देखते हैं, तो उसकी आपने कभी कोई सलाह दी या नहीं, या उस प्रयोग को देखा या नहीं देखा? मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ एक अच्छे माहौल की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि फ़ाइन आर्ट्स के लिए या किसी भी कला साधना के लिए झारखंड बहुत उपयुक्त जगह है, पलामू बहुत ही उपयुक्त जगह है। और अभी तक यहाँ पे आर्ट फैकल्टी या कला विधा पे कोई सांस्थानिक तौर पे कोई ऐसा काम तो नहीं हुआ है कि लोग उसको फॉलो करें। संभावनाएं यहाँ बहुत हैं। मैं खुद भी चाहता हूँ कि पलामू में, झारखंड में, यहाँ से लेकर नेतरहाट तक में एक फाइन आर्ट्स, एक म्यूज़िक आर्ट, और परफॉर्मिंग आर्ट, थिएटर, इन जितने भी कला पक्ष के लर्निंग के लिए जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो यहाँ पे जंगल पहाड़ के बीच में, झरनों के बगल में, नदी के बगल में ऐसा कुछ संस्थान हो। सज्जित रे से लेकर के तमाम तरह के लोग यहाँ पे आकर के काम करते रहें, पलामू आकर के काम करते रहें। तो जिन लोगों ने दुनिया में सबसे बेहतर काम किया है, और जहाँ पे आकर के उन लोगों ने उस जगह को चुना है, तो हम तो यहाँ वहीं के हैं। तो ये यहाँ का जंगल, पहाड़, झरना, नदियाँ, यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी का जो पूरा एक संतुलन है, उसका हम लोगों को कला के पक्ष पे बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं तो करूँगा यहाँ पे एक फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक और थिएटर और ये सब एक मंच पे, एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज, ऐसा मैं जंगल पहाड़ के बीच में, उस विधा में मैं बहुत जल्द दूँगा। लगा हुआ हूँ, मैं ऑलरेडी लगा हुआ हूँ नेतरहाट फिल्म इंस्टीट्यूट के माध्यम से ऑलरेडी 5 साल 6 साल से इनिशिएटिव आपने लिया है। लिया है। और उन सभी चीज़ों को एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे मेरी कोशिश होगी, आप सभी लोगों की मदद लूँगा मैं, वो करना है और बहुत बेहतर होगा। मुझे तो दुनिया भर के कलाकारों से मैं अब जुड़ चुका हूँ, सिनेमा के माध्यम से और बाकी माध्यम से भी। तो मैं चाहूँगा कि मैं सारे जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनको मैं जान रहा हूँ, जो इस देश में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, दुनिया में बेहतर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ लाया जाए और उनसे लर्न किया जाए। वो यहाँ क्लास दें, एक माहौल बने यहाँ पे, गीत संगीत का, कला का एक बढ़िया माहौल बने, और हमारा झारखंड हरा भरा और मतलब संगीतमय हो। कला से हम लोग साध पाएँ हम अपने जंगल पहाड़, अपने कल्चर को, अपने जीवन शैली को।
तो उस दिशा में बहुत काम करने की ज़रूरत है और बहुत संभावनाएं हैं, मतलब बहुत संभावनाएं हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस दिशा में ये आप, जैसा कि हमें जानकारी है कि आप BHU से आपने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करने के बाद अशोक मेहता की फ़ोटोग्राफी से आप काफ़ी प्रभावित रहे, और अशोक मेहता के जैसा फोटोग्राफर बनने के लिए आपने वर्षों उनका पीछा किया कि वो आपको अपने शागिर्द के रूप में स्वीकार करें। तो अशोक मेहता का वह कौन सा गुण था जो कि जिसने कि आपको इतने वर्षों तक पीछा करने के लिए आपको प्रभावित किया? मैंने बनारस में उनकी 2 फिल्में देखी BHU के दौरान। एक फिल्म देखी बैंडिट क्वीन और एक फिल्म देखी मोक्ष। बैंडिट क्वीन देखी तो हम सभी छात्रों में मतलब गजब चर्चा था उस फिल्म का, पूरे देश में चर्चा था। मोक्ष देखी तो मोक्ष मतलब गजब ही खूबसूरत फिल्म। बाद में पता चला कि दोनों ही फिल्मों का कैमरा मिस्टर अशोक मेहता ने किया है। पहली दफ़ा मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा, मतलब इंडिया में इतना बढ़िया काम हो रहा है, इतना खूबसूरत काम हो रहा है। क्योंकि यहाँ की फिल्में आमतौर पे कहानी और कथानक वगैरह तो ठीक है, लेकिन जो एस्थेटिक्स है, सौंदर्य बोध है, बहुत खूबसूरती से कहानी कहने का, वो मैंने उनके काम में देखा। और जब उनके बारे में थोड़ा स्टडी किया, समझना शुरू किया, तो उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन शैली जो है, उन्होंने जो संघर्ष किया और जिस रास्ते उन्होंने खुद को तैयार किया, वो मुझे बहुत आकर्षित किया। तो वो भी 12-13 साल की उम्र में वो घर से भाग करके मुंबई आ करके वो ठेले वेले पे काम करना, स्टूडियो में काम करना, चाय दुकान पे काम करना, अंडे की दुकान पे काम करना, और इस तरह से वो स्टूडियो में, हाँ, स्टूडियो की साफ़ सफाई के बतौर फिल्म यूनिट के साथ जुड़ना उनका, और धीरे 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 कैमरे का रखरखाव और हाँ, कैमरे के सारे तकनीकी चीज़ों को समझना, और फिर वो पूरा सिनेमा में हर आदमी का, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, आर्ट डायरेक्टर, सभी लोगों का जो एक सामंजस्य है, उनकी ज़रूरत है, जिसको एक कैमरामैन उसको बांधता है, एक जगह पे लेकर के आता है। तो वो उनका जीवन से निकला हुआ एस्थेटिक्स था जो मुझे बहुत प्रभावित किया, उनका जीवन शैली, और उन्होंने जीवन से जो उठाया, हाँ, जो खूबसूरती उठाई, वो मुझे बहुत प्रभावित किया। ये और दूसरा मुझे वो आत्मबल दिया कि अच्छा, मतलब अगर आप जैसे सिनेमा के हैं, तो मैं ये हम लोगों को मालूम था कि भाई फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पुणे जो है वो इंडिया का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पे फिल्म सिखाई जाती है। अच्छा, अगर आप फिल्म नहीं सीखेंगे तो क्या करेंगे, कैसे समझेंगे? तो उसका इन्होंने रास्ता दिया, एक थॉट में एक लिबर्टी दी कि अच्छा, एक ऐसा आदमी इस तरह काम कर सकता है, मतलब अपने अंदर भी संभावनाएं हैं। तो वहाँ से बल मिला। तो मजबूती इन 2 चीज़ों की है। खूबसूरती तो उनकी आँखों में, उनकी सोच में था ही, हाँ, लेकिन उनके व्यक्तित्व में भी, हाँ, जहाँ से उन्होंने संघर्ष करके जो मुकाम हासिल किया, जो खूबसूरती, संघर्ष, सृजनशीलता को उन्होंने, हाँ हाँ हाँ, मुझे कहीं इंटरव्यू हमने देखा कि अशोक मेहता के साथ आप असिस्टेंट के तौर पर कैमरामैन के रूप में रहे, और अशोक मेहता ने आपसे कहा कि तुम कैमरामैन बनने की जगह पर तुम सीधे फिल्म निर्माण करो। तो उस समय आपको कैसा लगा होगा? क्योंकि एक आदमी जो कि सिर्फ फोटोग्राफर या कैमरामैन बनना चाहता हो और उसका आइकॉन जो है सो कह रहा है कि तुम सीधे फिल्म बनाओ, तो उस क्षण की फीलिंग्स को आप कैपिटल न्यूज़ के दर्शकों से शेयर करें। ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। मतलब 7-8 फिल्मों में उनको असिस्ट करने के बाद कहाँ मैं इस तरह के ख्वाब बुनना मैंने शुरू कर दिया था कि अच्छा, अब मैं भी बड़ी बड़ी फिल्में करूँगा, कैमरा करूँगा और अच्छे पैसे कमाऊँगा और लाइफ सेट करूँगा, जीवन के जो संघर्ष हैं उसको ख़त्म करके इत्मीनान से जीवन जीऊँगा। लेकिन ये 7-8 फिल्म करने के बाद अचानक, मतलब एक दिन उन्होंने मुझे छेड़ दिया। खाना खा रहे थे, रामलाल तो अपनी फिल्म बना। ये अपनी फिल्म बनाओ मतलब कैमरा छोड़ दे। कैमरा छोड़ दूँ? मैंने क्या कर रहे हैं चाची अब मैं पैसे वैसे कमाऊँगा, घर परिवार सब सेट करूँगा, कितने लोगों का
हाँ, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जीवन में कुछ बेहतर करे तो लोगों की गरीबी तकलीफ़ दूर हो, और आप कह रहे हैं कि फ़िल्म बनाऊँ मैं अपनी, है कि नहीं, भाग जा, निकल जा इससे। कि निकल जाएगा क्या मतलब, कोई फंसा हुआ है क्या इसमें? तो मैंने रियलाइज़ किया कि वो दरअसल क्या है, कैमरा तो आप डायरेक्टर हो कर के भी आप कैमरा कर सकते हैं, कहानीकार हो कर के भी आप कैमरा कर सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर आपको एक लेबल दे दिया जाए कि नहीं नहीं आप कैमरा ही कर सकते हैं, आप कहानी नहीं कह सकते, वो बहुत दुखदाई स्थिति है। और ये स्थिति मैंने कहीं ना कहीं बहुत ढेर सारे कैमरामैन की मैंने देखी थी, वो स्टडी किया था, वो समझ में आ रहा था। हाँ, वो बंद जाए, लोग भरोसा ही नहीं करते थे ना इंडस्ट्री में, सोसाइटी में एक मतलब ये चलन भी नहीं था ना कि लोग बहुत खुले तौर पे किसी को एक्सेप्ट करें कि अच्छा ये स्टंट मास्टर का बेटा है तो ये फिल्म बना सकता है, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अरे ये क्या बनाएगा। आपने अपने फोटोग्राफर राधु कर्मकार को जो मौका दिया, हाँ जी, इस देश में गंगा बहती है जी जी, उसकी संभावना कम रहती है जी जी, ये अपने आप में जी, चलिए मतलब अच्छा लगा तो कि इस पे उन्होंने आपके भीतर के फिल्मकार को हाँ, पहचाना और मुझे सोचने पे मजबूर किया। देखिए कायदे से उस समय जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम अपनी फिल्म बनाओ तो मैं सोच में पड़ गया कि फिल्म बनाओ मतलब डायरेक्ट करूँ ना, और डायरेक्ट करूँ, चलो डायरेक्ट करना तो ठीक है, डायरेक्ट करने के लिए तो मतलब सब कुछ आना चाहिए, तो क्या क्या आना चाहिए, तो रियलाइज़ किया कि नहीं सब कुछ मतलब सब कुछ, तभी तो आप कमांड दे पाएंगे किसी को, आप निर्देश दे पाएंगे किसी को। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ लगा वो लगा कि कहानी होनी चाहिए आपके पास। बिल्कुल। अब मैंने सोचा कि मैं तो कहानीकार हूँ नहीं, कहानियाँ तो मैं लिखता नहीं, मैं तो पेंटर हूँ, मूर्तिकार हूँ मैं, हाँ कैमरा सीखा है, लाइटिंग सीखी है। मैं बोला चाचू तो कहानी लिखनी होगी, तो लिख, तो इतना कुछ तो है तेरे पास, तो इतना कुछ है तेरे पास का मतलब वाकई मेरे जीवन में बहुत कुछ था। बचपन से लेकर के जो मैंने तमाम रंग जीवन के देखे हैं तो उतने रंग तो हैं ही मेरे पास। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने लिखना शुरू किया और धड़धड़ा के मैंने 8 कहानियाँ लिखी और उसमें एक कहानी उन्होंने प्रोड्यूस करने के लिए हाँ भी किया। और इंडस्ट्री के बहुत सारे तमाम तरह के लोग जुड़े उससे, बड़े बड़े लोग जुड़े, बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी हस्ती जुड़े। लेकिन इस दौरान उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ और 2015 में उनका देहांत हो गया। अशोक मेहता जी नहीं है। और तब हाँ, और तब जा कर के मेरे कुछ दोस्तों ने बोला कि अब तो तुम्हारे ऊपर से छतरी हट गई, हाँ अब क्या करोगे। तो मैंने बोला कि नहीं, छतरी कहाँ हटी है, जो ज्ञान मुझे मिला है, जो शिक्षा मुझे मिला है उनसे, वो तो नहीं हटा है। तो मैंने स्प्रिंग थंडर की शुरुआत की और बाकी फिल्में तो बनाए हैं। तो मतलब कहीं से फिल्म निर्माण आपके लिए अपने गुरु के प्रति गुरु दक्षिणा जैसी चीज़ है। जी जी, मैंने उनको क्या बोलते हैं, उनको समर्पित भी किया है ये फिल्म। अच्छा, स्प्रिंग थंडर मैंने समर्पित भी हाँ, स्प्रिंग थंडर को आपने अपने गुरु को समर्पित किया है। जी, अपने गुरु, अपने मित्र, अपनी माँ जी को आपने समर्पित किया है। अच्छा, ये स्प्रिंग थंडर जो आपने फिल्म बनाई, उसको वो विषय आपने जो चुना उसके पीछे क्या, क्योंकि आप मान लीजिए कि आप किशोरावस्था में ही आप BHU चले गए, फिर BHU से आप मुंबई चले गए, लेकिन मुंबई में और BHU में जल जंगल ज़मीन का वह संघर्ष नहीं है जो कि आपने इस फिल्म में प्रेजेंट किया है जी। तो वैसी स्थिति में आप इस विषय को आपने चुना, कैसे चुना? जब मैंने रियलाइज़ किया कि वो फिल्म बनाना ही है तो देश दुनिया भर की तमाम फिल्में मैंने देखनी शुरू की। पहले भी देखा करता था, लेकिन मैंने दुनिया की जो भी बेहतरीन फिल्में हैं, विवादित फिल्में हैं, बहुत क्रिटिसाइज़ की हुई फिल्में हैं, या जो बहुत वर्स्ट फिल्में हैं, वो कौन कौन सी फिल्में हैं, क्यों हैं, उसके बारे में पढ़ा, देखा, दोस्तों यारों में खूब चर्चा बहस, मुझे मज़ा आता था इसमें, खूब किया। और ये एक बात समझ में आया कि दुनिया भर में तमाम बातें कही गई हैं, लेकिन जल जंगल ज़मीन जैसे विषय पे बात कही नहीं गई है। और ये तो अलग बात है,
मुख्य बात ये है कि ये हमारी कहानी है, हमारे झारखंड की कहानी है। चूँकि मैं जल जंगल ज़मीन और जंगल पहाड़ और झरनों के बीच का पला बड़ा बच्चा हूँ, तो ये इस बात को कौन समझेगा, इस संतुलन को कौन समझेगा, वो हम ही समझेंगे। हाँ, अलग अलग समय पे जो भौगोलिक परिस्थितियाँ, वायुमंडलीय जो मामला परिवर्तन हो रहा है, इन परिवर्तन को देखने का जो एक तटस्थ जो एक ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन आपका तब बनता है जब आप अंदर बाहर आप करते हैं। हाँ, अपने परिधि से आप बाहर भी जाते हैं, अंदर भी आते हैं, बाहर भी आते हैं, तो माइन्यूट लेवल पे, डिटेल लेवल पे क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं, कहाँ क्या डैमेज हो रहा है, आपको वो भी दिखता है। और दूर हटने पे आपको ये भी दिखता है कि उसके बारे में आम समझ लोगों की क्या है। तो आप रियलिटी भी जानते हैं और जो भ्रम फैला हुआ है आप वो भी जानते हैं। तो रियलिटी और भ्रम के बीच में क्लियरिटी लाना एक कथाकार का, एक फिल्म मेकर का, एक पेंटर का ये दायित्व है। तो मैंने अर्बन कहानी न पकड़ते हुए मैंने अपना रूरल कहानी पकड़ा, वो कहानी पकड़ा जिसकी समझ मुझे है। और स्प्रिंग थंडर की कहानी, स्प्रिंग थंडर के बारे में एक आलोचना के संदर्भ में आया कि आपने इस फिल्म में नक्सल समस्या को छुआ लेकिन उस पर इलेबोरेशन नहीं दिया। तो स्प्रिंग थंडर कई विषयों को, जंगल की लड़ाई के संदर्भ में कई बिंदुओं को छूते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन किसी भी विषय को बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन नहीं दे पाती। ये मेरी भी टिप्पणी है। तो जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को सिर्फ एक ही फिल्म में समेट पाना शायद संभव नहीं होगा। तो इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आप आगे क्या सोच रहे हैं? या तो एक दो पक्ष है, या तो अगर आप जल जंगल ज़मीन की लड़ाई पर कंसंट्रेट करेंगे तो आपको इसी लड़ाई पर और भी फिल्में बनानी होंगी, या अगर आप अपने को एक फिल्मकार के तौर पर देखना चाहेंगे तो आप दूसरे ज्वलंत विषयों को भी छू कर केंद्र बिंदु बना करके फिल्म बनाएंगे। तो आपके लिए जल जंगल ज़मीन महत्वपूर्ण है कि एक फिल्मकार के रूप में अपनी कैरियर, इस पर थोड़ा सा हम कैपिटल न्यूज़ के दर्शकों को बताने की कृपा करें। जीवन को मैं कैरियर वगैरह की तरह तो नहीं देखता, जीवन को जीवन की तरह देखता हूँ, और विधा को, जो विधा है मेरा, उसको एकदम से प्रोफेशन की तरह भी नहीं देखता। हाँ, वो विधा मेरा लर्निंग है, मतलब इस विषय पे मैंने सीखा है, समझा है। तो माध्यम, चूँकि अब जिस चीज़ में आप अच्छे हैं, आप बेहतर है कि आप उस माध्यम से अपनी बात कहें तो बढ़िया है। तो इस माध्यम में मैंने 20 साल 25 साल मैंने दे दिया है, मैंने चीज़ों को समझा है, मुझे कहानी कहना आता है, खूबसूरत तरीके से कहानी कहना आता है, एंटरटेनिंग ढंग से कहानी कहना आता है। तो मैं कहानियाँ कहूँगा, मैं सिनेमा बनाऊँगा, बनाता रहूँगा। हो सकता है भविष्य में चल के मूर्तियाँ बनाऊँ, हो सकता है बैठ कर के पेंटिंग करूँ, पहाड़ रंगूँ, हाँ, नदियों के किनारे में, हो सकता है कि मैं प्रकृति ज़मीन पे ही मैं, हाँ, मेरे लिए तो आर्ट मतलब नेचर का बनाया हुआ पेड़ पौधा, पहाड़, जंगल, नदी, झरना सब आर्ट है। हो सकता है उसके साथ सामंजस्य बिठा करके उस पर मैं कोई काम करूँ, तो वो एक मामला है। लेकिन हाँ, सिनेमा का जो माध्यम है, इसको मतलब चूँकि एक सिनेमा बनाने में बहुत समय लगता है, विषय अगर आपका बहुत बड़ा हो, सघन हो, कहानी आपकी अगर बहुत बड़ी हो, तो आपको उतना सारा काम करना पड़ता है, उतना मेहनत करना पड़ता है। तो वो किया जाएगा जब जैसे जैसे सहूलियतें होंगी, जो इंतजामात होंगे, उसके हिसाब से सब इकट्ठा करके काम किया जाएगा। और ये तो है कि मुझे अपने जीवन में जो सबसे ज़रूरी विषय जो लगता है, वो यही लगता है कि मतलब मैं बच्चों से रेफरेंस लेता हूँ, मेरा मन भी एकदम बच्चों जैसा ही है। और सभी आदमी में कुछ भी कितना भी मैच्योरिटी दिखा लें, लेकिन आदमी के अंदर जो बचपना है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में है। वो पानी के साथ खेलने में, नहाने में, हाँ, घास पे ठंडी ओस हो, उस पे पाँव रख के चलने में, हाँ, पेड़ का छाया हो, वहाँ बैठ कर के जो उसकी जो शीतलता है,
उसमें जो आनंद है, ठंडी हवा जो बहती है, उसका जो स्किन पे स्पर्श है, सांसों में जो उसका फेफड़े में जब जाता है उस स्वच्छ हवा, तो उसकी जो अनुभूति है, इन चीज़ों की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती है। और बाकी सब कृत्रिम है। प्राकृतिक प्रदत्त जो चीज़ें हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, और वो बना रहे, लोगों के अंदर ये चेतना भी विकसित हो, क्योंकि भौतिकवाद ने जो प्रोडक्ट बेस्ड जो पूरा बाज़ार खड़ा कर दिया है, जबकि जीवन शैली में क्या होना चाहिए, क्या होता है, तो होता ये है कि आदमी रात भर जम के सोता है, सुबह उठता है तो वो जो भी फ्रेश वगैरह हो करके उसको भोजन चाहिए, और फिर पेट जहाँ भर गया फिर उसके बाद उसकी रचनात्मकता शुरू हो जाती है। अब पेट भर जाने के बाद उसको कुछ चाहिए करने के लिए, तो कुछ करने के लिए चाहिए में दो चीज़ें हैं, या तो आप नेचर के साथ सामंजस्य बनाते हुए उसके साथ उसको समृद्ध करें, या फिर आप उसको डैमेज करके वहाँ से आप प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करें और उस प्रोडक्ट के साथ खरीद बेच करें। तो वो जो एक प्रोडक्ट वाला मामला हो गया है, भौतिक संसाधनों का जो वो लालच इतना बड़ा हो गया है ना, एक आदमी को जो जीवन बहुत साधारण चीज़ों से हो सकता है, कहीं नदी के किनारे आप हों या आपके पास एक खेत हो और थोड़ा पानी का इंतजाम हो, तो आपका काम हो गया। आपको कहीं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, अपना शारीरिक मेहनत और प्राकृतिक जो मिला है उसमें आप अपना तमाम जीवन निकाल सकते हैं। 2-4 गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, हर तरह के जीव जंतु को पालते हुए। लेकिन अगर ये भूख आपकी बढ़ जाए तो पूरी दुनिया कम है। वो सुई से लेकर के तलवार, तोप और तमाम तरह का एसी और कार और एयरक्राफ्ट और तमाम तरह की चीज़ें हैं, वो तो भूख ही ख़त्म नहीं होने वाली है। तो वो सामंजस्य कहाँ अल्टीमेटली बैठेगा वो अलग मसला है। ये लगातार एक फिल्म मेकर को, एक कहानीकार को लगातार इन विषयों को उभारते रहना पड़ेगा कि जो लोगों की समझदारी पे जो लेयर्स जम रहे हैं, उनको बार बार खोल के, उनको उघार के दिखाना पड़ेगा कि दिस इज़ द रियलिटी। नहीं तो अभी के बच्चों को यही लगता है कि अच्छा जो दूध आता है वो पैकेट से आता है, दरवाजे के जो वेंडर है वो दूध लेकर के आता है, पानी जो आता है वो नल से ही आता है। तो ऐसा ना हो कि हमारे जनरेशन में इस तरह की समझ हो और हमारी नदियाँ उदासीन हो जाए, हमारी नदियों से बच्चों का नाता टूट जाए। नदियाँ कहाँ से आती हैं, पानी कहाँ से आता है, उसके उद्गम स्थल क्या हैं, उस उद्गम स्थल पे पेड़ पौधों का क्या प्रभाव है, इन सब चीज़ों को बारीकी से हर आदमी महसूस कर पाएगा, तभी जा कर के ये प्राकृतिक संतुलन और बाकी जीव जंतुओं का भी ख्याल रख पाएगा। क्योंकि संतुलन मतलब सिर्फ आप पेड़ पौधा और पानी का संतुलन नहीं, वो जीव जंतुओं का भी संतुलन। बिल्कुल। आप सभी जीव जंतुओं का सम्मान करेंगे और उसमें सबसे पहले आपको आदमी का सम्मान करना होगा। आदमी को आदमी से का सम्मान करना होगा, तब जा कर के ये सब कुछ संतुलित हो पाएगा और ये सिनेमा के माध्यम से हमारा काम चलता ही रहेगा। मेरा ये आपको इस फिल्म के निर्माण के दौरान जो फिल्म प्रस्तुति मैंने देखी है उसमें बहुत सारे पलामू के, झारखंड के ऐसे लोगों का चेहरा मैंने देखा जो कि फिल्म में कभी अभिनय करेंगे ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। और लेकिन तो फिल्म निर्माण के दौरान आपको स्थानीय पलामू और झारखंड के लोगों से कैसा सहयोग मिला, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें और कैसा आपने महसूस किया उस आउटलुक को। मुझे बहुत सहयोग मिला। मुझे मतलब यहाँ मैं आया था तो पहले तो कुछ दिन 15-20 दिन, महीना मेरा ऐसे ही बीता, अपना काम करते हुए लगातार हम लोग शूटिंग कर रहे थे, जो भी संसाधन थे हमारे पास। लेकिन फिर एक शैलेंद्र सिंह हैं, जिनको मेरे बचपन का दोस्त है, स्कूल में मेरा साथ में पढ़ता था, अभिषेक। वो एक बार मुझे मिला, उसको पता था कि मैं कुछ फिल्में वगैरह कर रहा हूँ, तो उसने मुझे बोला कि तुम मेरे पिताजी से मिलो, वो भी तुम्हारे मिजाज के हैं। क्योंकि मेरे मिजाज के हैं क्या है, तो एक बार मैं मिला तो मुझे पता चला वो BHU से उन्होंने भी फाइन आर्ट्स किया है और बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं यहाँ के।
तो उनसे मैं मिला, उनको जब अपना प्लान बताया तो उन्होंने गजब सपोर्ट किया। और उनके सपोर्ट करने से मैंने देखा कि शहर भर में तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशन और गांव देहात के लोग, हर तरह के लोगों ने मुझे मदद करना शुरू किया और बहुत सहयोग मिला। वो बैकग्राउंड में मतलब कई तरह के लोग थे, इप्टा से जुड़े हुए लोग थे, हाँ, लेकिन शैलेंद्र अंकल और उनका जो पूरा कंसर्न था इस सिनेमा के प्रति वो बहुत बढ़िया था। और बाकी पूरे शहर भर के लोगों ने मदद किया, गांव देहात भर के लोगों ने मदद किया। लोग एक्ट कर रहे थे, बहुत बढ़िया एक्ट कर रहे थे, मतलब मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि यहाँ पे एक्टर नहीं है, हाँ, या कमज़ोर एक्टर हैं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। बल्कि मैं बहुत इस छोटे से पलामू को ही मैं बहुत परिपूर्ण देख रहा था एक फिल्म निर्माण के लिए। मुझे लगा कि यहाँ पे जितने भी तरह के किरदार मुझे चाहिए, हर तरह के किरदार उपलब्ध हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से सब परफॉर्म करते हैं, तो बहुत सहयोग मिला। इस फिल्म को निर्माण आपने कर लिया है, लेकिन यह फिल्म जिस प्रकार से अभी तक प्रदर्शित नहीं हो पाई है, और तो अगली फिल्म निर्माण के लिए आप कितने उत्साहित या कितने हतोत्साहित हैं, इस पर थोड़ा सा आपके अनुभव से आगे आने वाले लोग भी, इस विधा में आगे आने वाले लोग को लाभ मिलेगा, कृपया उसको भी शेयर कर दें। हतोत्साहित तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मतलब हतोत्साहित क्यों होऊंगा, अच्छी फिल्म बनाई है जो भी फिल्में बनाई है सब अच्छी फिल्में बनाई है, फिल्म लोग पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट इस फिल्म को मतलब सबसे पहले ही फिल्म फेस्टिवल में अमेरिका में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिलता है, तो मेरा हौसला तो बुलंद है। और ये है कि फ़िल्म अभी तक रिलीज नहीं हो पाई है, उसका कारण ये नहीं है कि फ़िल्म